तो देखते हैं अभी काफ़ी टाइम के बाद अगर हम देखें तो मार्केट में मूव्स जो है वो सस्टेन करना शुरू किया है। अगर हम देखें स्मॉल कैप में स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये एक पूरा जो पैरेलल चैनल है उसके अंदर चल रहा था। इस पैरेलल चैनल के लो को हिट किया और वहाँ से एक बार ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है ये। और अगर आप देखते हैं तो ये जो लॉन्ग विक्स हैं ये आपको बता रही है कि यहाँ पर जो है सप्लाई ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ से थोड़ा अप मूव आया। उसमें कुछ जो यूएस के साथ हमारी डील हुई उसका भी था। और वैसे भी मार्केट जो है थोड़ा, अगर आप इस यूएस की डील को भूल जाएंगे तो और इस चैनल को सिर्फ आप देखेंगे तो ये देखो टच हुआ, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन टच किया। अब हो सकता है हम यहाँ पर टच करें। यहाँ पर टच करने के बाद क्या होगा वो यहाँ पर टच करने के बाद क्या पैटर्न बनेगा वो ही बता सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज भी आ रही है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आया तो हो सकता है हम और नीचे की तरफ क्रैक हो जाए प्राइस एक्शन। और अगर हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइम सस्टेन करके और यहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं। बट इस टाइम में जब ये यहाँ से और यहाँ तक जाता है हम कुछ जो अप मूव आएगा उसका फ़ायदा उठा के कुछ स्टॉक्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अभी मार्केट अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी भी हम एक बेरिश टू साइडवेज मार्केट में ही है। ठीक है, ये अप मूव इसलिए आ गया कि यूएस के साथ हमारी ट्रेड हुई थी। नहीं तो अगर हम यहाँ देखें सिर्फ ट्रेड से पहले तो ये बिल्कुल बेरिश था। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम बुलिश मार्केट में या साइडवेज टू बुलिश चले गए। अभी भी हम बेरिश टू साइडवेज ही हैं। और अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, हमें निफ्टी देखनी नहीं चाहिए, हमें मोस्टली स्मॉल कैप ही देखना चाहिए। क्योंकि जो मैं ट्रेड करता हूँ, मेरी बता रहा हूँ, मैं 5,000 से और 1 लाख करोड़ तक के जो मार्केट कैप है उनको ट्रेड करता हूँ। तो निफ्टी में आप जाएंगे तो मोस्टली आपको 1 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप के स्टॉक्स मिलेंगे। तो वो देखने का कोई मतलब नहीं है जब हम इतनी ही मार्केट कैप की कंपनीज़ को अगर ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, और अगर मैं आपको निफ्टी में ले जाकर और मैं मार्केट ब्रेड्थ दिखाऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको मार्केट ब्रेड्थ देखना। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ आपको दो तीन चीज़ देखनी होती है। एक तो अगर यहाँ से आप देख सकते हो, ये आप ऐड कर सकते हैं फाइनली नितिन, इनके 2-3 ये मार्केट ब्रेड्थ के रिगार्डिंग कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। मैं 2 यूज़ करता हूँ, नेट न्यू हाई और परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव की मूविंग एवरेजेस। तो अगर हम ये देखें की मूविंग एवरेजेस वाला, इसको हम डार्क कर लेंगे। ठीक है, जब भी जो ये 10 मूविंग, ये अभी 20 की बात करते हैं पहले, सॉरी 200 की, ये जो है 200 डे मूविंग एवरेज है। ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है नीचे है। तो अगर आप देखोगे, देखो कोविड के फॉल में भी ये नीचे आया था। कोविड के फॉल में 2.2 आ गया था। उसके बाद जब भी एक शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म बॉटम बना है ये 15 के आसपास रहता है, 10 से 15 के आसपास या 10 से 20 के आसपास। अभी अगर हम देखें तो ये आई थिंक 20 के आसपास से, हाँ 20 के आसपास से ये वापस घूमा है। तो कहीं ना कहीं हम हो सकता है यहाँ भी एक नीचे कोई न्यूज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, पुल बैक मारे। तो हम अगर ओवरऑल देखें तो हम कहीं ना कहीं उस रेंज में है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। हो सकता है ऊपर जाके साइडवेज हो जाए, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो ये कोई, सॉरी ये नहीं, ये, हाँ यहाँ से, सॉरी यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया तो कोई बुल रन नहीं आ गया था। हम एक तरीके से ओवरसोल्ड से और साइडवेज चले गए, साइडवेज से फिर नीचे आ गए। तो अब भी हो सकता है कि हम ओवरसोल्ड अभी हैं मार्केट, अगर मोटा मोटा देखें तो जब ये 20 के आसपास ये रेड जोन में आ गई, इसका मतलब मार्केट अभी ओवरसोल्ड है। तो हम ओवरसोल्ड से हो सकता है साइडवेज के टेरिटरी में जा रहे हो, या हो सकता है हम बुलिश की टेरिटरी में जा रहे हो। तो मार्केट का एक बार मन समझना, मूड समझना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट का एनवायरनमेंट कैसा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 50 मूविंग एवरेज जो है वो ज़्यादा रिएक्ट करेगी 200 से। अभी देखो जब दोनों नीचे थी ये तो हाफ तक ही पहुंची थी, 250 ऊपर तक चली गई थी। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी हो सकता है अगर हम एक शॉर्ट टर्म प्ले करना चाह रहे हैं,
ठीक है, मोमेंटम प्ले करना चाह रहे हैं तो ये देखेंगे हम, जब भी 50 यहाँ आ जाएगी ना यहाँ के आसपास, तो हम अपना जो प्रॉफिट है वो बुकिंग कर लेंगे, अगर चार्ट्स में सब कुछ ठीक होता है तो। अगर चार्ट में हमें कुछ उल्टा सीधा दिख गया तो हम प्रॉफिट बुक पहले कर लेंगे। बट दिमाग में ये रखना है कि अभी ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए 15 से 20% का प्रॉफिट दिख रहा है तो आप बैठे हुए हो कि नहीं, मैं तो प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, ये मेरा 40 से 50% हो जाएगा। वो आपका लक होगा अगर हो गया तो, नहीं तो 15, 20, 25% के आसपास ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो अभी हो सकता है मार्केट एक बार 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक्स आ जाएं 60-70% के आसपास, ठीक है। तो मार्केट ब्रेड्थ का ये हो गया, इसको हटा के ये है नंबर ऑफ, ये है नेट न्यू हाइज कि कितने हाई या लो लग रहे हैं मार्केट में। तो इनका भी अगर हम देखते हैं तो 2025 में जब ये -20 के आसपास था, हमारा बॉटम बन गया था, यहाँ भी हम -20-22 के आसपास आए तो हो सकता है शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ बन गया हो, ठीक है। तो मोटा मोटा हम मार्केट ब्रेड्थ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ मार्केट अपने नीचे से, मतलब ये अगर रेंज है, ठीक है, ये अगर रेंज है और ये मिड लाइन है तो यहाँ से हो सकता है मिड लाइन तक जाके वापस आ जाए, बट यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है तो इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो कल मैंने 2-3 पोजीशंस बनाई, एक बार उनको देखते हैं कि क्यों मैंने वो स्टॉक्स लिए। तो उसमें से एक था फोर्स मोटर्स, देखो एक तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि प्रायर अप ट्रेंड है कि नहीं, ठीक है, प्रायर अप ट्रेंड है कि नहीं। स्टॉक जो है वो सेकंड उसमें होना चाहिए स्टेज के अंदर, ठीक है, स्टेज 2 में होना चाहिए। स्टेज 1 स्टेज 2 आई थिंक आपने देख लिया होगा मेरी बुक्स, अगर आपने देखी मतलब चैनल पे देखी है तो, नहीं तो इतना पता होता है कि नॉर्मली मार्केट ऐसे काम करता है। स्टेज 1 सॉरी, चलो मैं ये बताने के लिए वीडियो नहीं है ये, हम सिर्फ स्टॉक को डिस्कस करेंगे, वो आप देख लीजिएगा कहीं, इतना तो आपको पता ही होगा। ये देखो ये एक जोन थी, ठीक है, सप्लाई जोन कह सकते हैं इनको। नीचे से डिमांड आई, एक बार इसको तोड़ने का प्रयास किया, नहीं हो पाया, दोबारा प्रयास किया, नहीं हो पाया, एंड थर्ड टाइम आफ्टर ए गुड रिजल्ट। रिजल्ट में अगर आप देखते हो तो EPS 252% है YoY, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 9% से 14 आ गया है, ठीक है। तो ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, सेल भी ऐसा नहीं है घट रही है, सेल भी कहीं ना कहीं बराबर ही है, ठीक है। तो ये बनता था। अगर कल की इसकी एंट्री देखें तो ये एक रिस्क की एंट्री थी, क्यों? क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं ना तो एक तरीके से यहाँ से इसको एक दो और दिन लेता ना, यहाँ एक दिन और यहाँ लेता, शॉर्ट कैंडल बनाता, फिर एक बिग कैंडल देता तो अच्छी एंट्री होती। बट एक रिस्की एंट्री थी, मैंने ली क्योंकि मुझे, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा था तो मुझे ये दिख रहा था, ठीक है, कि एक बार इसने ऊपर जाने का कोशिश किया, देन ये नीचे आया और फिर ये ब्रेकआउट। तो कई बार होता है कि मार्केट में एक चीज़ काम करती है, फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स का मतलब हो गया कि कई बार मंथली पे, ठीक है, वीकली पे, डेली पे एंड छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब टाइम फ्रेम जो भी हो, पैटर्न जो हो सेम तरीके से काम करते हैं। तो वीकली डेली पे अगर मैं, मेरी एंट्री होती है डेली पे देखता हूँ तो एक रिस्क की एंट्री थी। बट अगर मैं इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो ये ठीक थी एंट्री, क्यों? क्योंकि एक ब्रेकआउट आ गया था यहाँ से। अगर ट्रेड मतलब गलत दिशा में जाती तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ये ट्रेड थी मेरी 0.5% की, सॉरी 0.5 नहीं, 0.2% मेरा जो पोर्टफोलियो था वो रिस्क था सिर्फ इस ट्रेड में। नॉर्मली मेरी पूरी पोजीशन साइजिंग होती है जब मैं अपनी कैपिटल का 1% पर ट्रेड रिस्क पे डालता हूँ, तो ये मेरी 1/5 ट्रेड थी। तो मुझे इतना वो नहीं था कि अगर हिट हो भी जाता है तो मैं 0.2% ही लॉस लेके जाऊँगा पोर्टफोलियो का। तो कोई नहीं, ये रिस्क एंट्री मैंने की, ठीक है। उसके बाद अभी देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर एक चीज़ याद रखनी है आपको कि विनिंग हॉर्सेज हैं वो कभी भी गेट्स पे नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने सही सेक्टर को, सही स्टॉक को सही एनवायरनमेंट के अंदर पकड़ा है तो वो ये नहीं करेगा कि मान लीजिए यहाँ से कल यहाँ क्लोजिंग दी, आज नीचे आ गया, यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं। अगर आपने सही सेक्टर चूज किया है, अगर आपने सही स्टॉक चूज किया है, अगर आपने सही एनवायरनमेंट में मार्केट में स्टॉक चूज किया है, अगर आपकी एंट्री राइट है तो वो स्टॉक वापस नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाएगा। विनिंग हॉर्सेस गेट्स पे आएंगे नहीं, पीछे नहीं आएंगे, वो आगे जाएंगे। तो अभी क्या है, मेरा जो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने 5% का रिस्क लिया, स्टॉप लॉस था मेरा 5%, जैसे ही स्टॉक 5% अप जाएगा मुझे 5% प्लस दिखेगा, मेरा जो
स्टॉप लॉस था उसको मैं हाफ कर दूंगा, मेरा नया स्टॉप लॉस हो जाएगा 2.5%। क्यों? क्योंकि अगर अगर मेरा स्टॉक सही है, मैंने सही टाइम पे लिया है, सब कुछ सही है, तो ये वापस तो आने वाला है नहीं। और अगर यहाँ से 5% ऊपर होके भी ये वापस आ जाता है तो फिर ये सही स्टॉक नहीं है, मुझसे कुछ गलती हुई है, या तो मार्केट का एनवायरनमेंट खराब है, या सेक्टर खराब है, या इस स्टॉक का भी टाइम नहीं आया है। ठीक है। दूसरी चीज़, आज जैसे ही क्लोजिंग अच्छी आएगी तो मेरा जो नया स्टॉप लॉस हो जाएगा वो इसका लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं दिखाऊँ आपको प्रीवियस विनर्स, अगर मैं देखो ये जितने भी प्रीवियस विनर्स हैं, किसी में भी जब स्टॉक में सही ब्रेकआउट आता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता चार्ट, स्टॉक पीछे मुड़ के नहीं देखता। देखो इस स्टॉक में क्या हुआ था, ये टाइम है कोविड के बाद का। ठीक है, जब केमिकल्स चले, मान लीजिए ये एक ब्रेकआउट ये था इस कैंडल पे, बट यहाँ अगर एंट्री लेते आप तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको या तो बहुत डीप रखना पड़ता, या हो सकता है आप सैलो रखते तो वो हिट होने का चांस था। कोई नहीं, आप वेट करो। ठीक है, एक एंट्री यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, बट यहाँ फिर वही कि बड़ी कैंडल है और स्टॉप लॉस आपको बहुत डीप रखना पड़ता है। यहाँ एक एंट्री थी जहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, उसके बाद फिर एक एंट्री थी यहाँ पर। अब यहाँ भी आप बोल सकते हो कि अगर आपने यहाँ एंट्री आप डे एंड के आसपास देख रहे हो तो यहाँ एंट्री नहीं बनती। ठीक है, बट अगर आपने यहाँ एंट्री ले ली तो एक एंट्री यहाँ बनती थी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो पास होता। उसके बाद देखो पहले दिन नीचे नहीं गिरा, ऊपर भी नहीं गया, नीचे भी नहीं गिरा। हो सकता है यहाँ पर ओवरऑल जो मार्केट है, ओवरऑल निफ्टी जो है स्मॉल कैप इंडेक्स है वो टूटा हो, इसलिए ये स्टॉक खड़ा रहा हो। उसके बाद देखो फॉलो थ्रू आया, फॉलो थ्रू फॉलो थ्रू फॉलो थ्रू फॉलो थ्रू, 30% का रिटर्न, 30-32% का। उसके बाद आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद देखो अगर आप यहाँ भी देखो ये कैंडल, ठीक है, ये देखो विक विक विक, ये एक क्लोजिंग अच्छी आई जहाँ पर इतनी विक नहीं है लार्ज, क्योंकि सेक्टर ठीक है। ठीक है, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है एनवायरनमेंट। मार्केट का एनवायरनमेंट अगर खराब हुआ तो सेक्टर भी काम नहीं करेगा। मार्केट का एनवायरनमेंट ठीक है तो उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आती है सेक्टर। अगर एवरेज सेटअप इन ए गुड सेक्टर विल ऑलवेज आउट परफॉर्म ए गुड सेटअप इन एवरेज सेक्टर। ठीक है, अगर सेक्टर बढ़िया है, यहाँ पर सेक्टर बढ़िया था तो आपने बैट लेनी थी इस पर। ठीक है, आपने बैट ली, फॉलो थ्रू देखो, क्योंकि विनिंग हॉर्सेज हैं वो कभी भी अपने गेट्स पे वापस नहीं आते, ऊपर 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 ऊपर। तो ये जो पास्ट मूव्स है, देखो इस 2022 के अंदर सारे नाम आपके क्या दिखेंगे, केमिकल 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 केमिकल। ठीक है, कितने केमिकल दिख गए आपको, तो क्योंकि सेक्टर चल रहा था। तो सेम चीज़ यहीं काम करेगी, क्योंकि मैंने तो सारे आप देख सकते हैं, मैंने डाल भी रखी है। ठीक है, विनर्स ऑफ 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 11 के। ठीक है, उसके बाद ये सारे यही है यही है यही है, यही आपको जो है वो सक्सेस देंगे मार्केट के अंदर, कि आप विनिंग हॉर्सेस को देखो पहले कैसे काम किया था, ऐसे ही वो आज काम करेंगे, ऐसे ही आज के 20 साल 100 साल बाद काम करेंगे। तो फोर्स मोटर में भी यही हो रहा है कि अब देखो इस स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक मैंने देखा पीछे जाके। ठीक है, तो स्टॉक ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहाँ से फटा और 20% 30% का रिटर्न दे दिया। ठीक है, यहाँ देखो 14% का दिया, उसके बाद नीचे आया एक बार 12% का, फिर नीचे आया। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 5 EMA लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे 5 EMA के नीचे आया तो हो सकता है मैं अपना 80 to 90% निकाल दूँ, 10% में रख लूँ 10 डे EMA के आसपास के लिए। ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग के लिए। तो अब ये मेरा हर स्टॉक टू स्टॉक डिफर करेगा। ये 14% चला, 12, 13, 16। तो अभी मेरे को क्या पता है कि ये तो देखो यहाँ स्टॉक ऊपर था, उसके बाद एक ये आधा अधूरा सा बेस बनाया। अगर बेस देखो, अगर आप देखो इसको, ये बेस एक प्रॉपर अच्छा बेस नहीं दिख रहा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसको, ये देखो ये प्रॉपर बेस होता अगर यहाँ जाकर कहीं यहाँ जाकर ब्रेकआउट आता तो। बट क्योंकि कुछ न्यूज़ आई थी यहाँ पर, आई थिंक इनका रोल्स रॉयल्स के साथ कुछ इंजन बनाने का कुछ वो था, और उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ आई थी, पता नहीं कुछ आया था, वहाँ से स्टॉक भागा। ठीक है, इसको बहुत अच्छा ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। यहाँ देखो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो अभी मेरे पास दो चॉइस होंगे, या तो मैं इसको देखो इसका टारगेटिंग मैंने 14% 15% के आसपास फिट कर रखा है कि 14% 14-15 मिलेगा मेरे को, मैं निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पास्ट जो इस स्टॉक का कैरेक्टर है उसने मुझे ये बताया। अगर ये स्टॉक ये करेगा कि यहाँ आज अच्छी क्लोजिंग दी
और कल भी एक अच्छी बढ़िया कैंडल दे देता है, फुल भरी हुई कैंडल विदाउट विक्स के, तो हो सकता है मैं कुछ इस स्टॉक के अंदर रख लूँ। क्यों? क्योंकि और अगर मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ जब स्टॉक फटा था, यहाँ जब स्टॉक फटा था तो इसने अच्छा कैरेक्टर शो किया था। देखो स्टॉक ने अच्छा कैरेक्टर शो किया था, एक क्लीन मूव यहाँ से 30-32% का था, और यहाँ से भी। तो ये डिपेंड करेगा मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है, बाकी के स्टॉक कैसे चल रहे हैं। बट अब मैं ये नहीं होने दूंगा कि अब ये स्टॉक अगर कल, देखो प्रीवियस विनर से हमने क्या समझा कि अगर आपने राइट सेक्टर के अंदर राइट स्टॉक पिक किया है तो आपका जो फॉलो थ्रू डे होगा, ये आपकी एंट्री डे हुई, फॉलो थ्रू डे के नीचे नहीं आएगा कभी वो। अगर आता है तो मैं निकल जाऊंगा। तो मेरा नया स्टॉप लॉस क्या हो गया, इसका लो। ठीक है, उसके बाद दूसरी एंट्री एमटार की थी। एमटार आपको दिख ही रहा है, देखो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख जाएगी एमटार के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ भी एंट्री ली थी, बट आई थिंक इस दिन मैं निकल गया था, इस दिन या आई थिंक उसी दिन, हाँ उसी दिन बेच दिया था मैंने, क्योंकि रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट आया था क्या पता नहीं, कुछ तो बाद ये देखो यहाँ मैंने एंट्री ली थी और उसी दिन मैंने इसको बेच दिया था। अब पता नहीं मैंने क्यों बेचा था, मुझे भी याद नहीं है। बट अगर कल आप देखो तो इसको एक टाइट फ्लैग जैसा हम बोल सकते हैं, और वहाँ से ब्रेकआउट आया तो यहाँ कल की बाइंग हुई, और आज भी इसका भी सेम होगा। अगर इसकी क्लोजिंग अच्छी आती है, अगर क्लोजिंग में विक नहीं आती, विक नहीं आने का मतलब हो गया कि जहाँ तक प्राइस गया वहाँ सस्टेन किया, मतलब वहाँ ऊपर तक बायर्स थे। अगर ऐसी कैंडल बनाता है लंबी विक की, इसका मतलब है कि यहाँ बायर्स नहीं थे, सेलर्स ने आके जो है सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड से। तो अगर ये विक अच्छी आएगी तो इसका भी स्टॉप लॉस जो है वो 3430 रखूंगा। इसका मतलब दोनों मेरी जो पोजीशन है वो रिस्क फ्री हो जाएगी। तो अब मैं नए स्टॉक में एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, करूर वैश्य बताऊंगा मैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्यों निकला मैं उससे। आपको किसी स्टॉक के साथ ये नहीं रखना कि यार मैंने बाई किया है, मेरी कोई इमोशनल अटैचमेंट हो गई, नहीं। स्टॉक नहीं चल रहा, निकलो, सबसे पहले निकलो। आपको स्टॉक नहीं चल रहा, देखो आपने दोनों स्टॉक्स देख लिए जो चल रहे थे, बट इसने क्या किया, एक तो अपने कल की क्लोजिंग के नीचे खुला और नीचे खुलते ही नीचे ही आता रहा, एक बार भी उसने ऊपर आने की कोशिश नहीं की। तो मैं क्यों रखूँ स्टॉक को जो मुझे दिख रहा है कि यार वो लूजिंग स्टॉक है। अगर अगर ये कल मान लीजिए यहाँ एक और कैंडल बना देगा, कल मैं फिर बाय कर लूँगा। बट मैं आज जब मुझे दिख रहा है कि ये हार रहा है, ये स्टॉक, ये घोड़ा जो है मेरा वो पीछे रह रहा है रेस में, तो मैं इसको क्यों रखूँ, मैं बेच दूंगा इसको। यहाँ तक बहुत अच्छा दिख रहा था, देखो यहाँ पर ये। ठीक है, कैसे 10 डे मूविंग एवरेज, 5 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लहरता हुआ चल रहा था, अच्छा स्पोर्ट लेके चल रहा था। बट आई थिंक इसको थोड़े से उसकी ज़रूरत है, बेस की ज़रूरत है, छोटा सा यहाँ पर बेस बन जाए, उसके बाद ये स्टॉक भी अच्छा चलेगा। क्योंकि रिलेटिव अगर आप देखें तो हाई RS टू बैंक, PSU बैंक को इसके साथ लगा कर देखोगे अगर आप, तो आपको दिखेगा कि ये रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे। अभी मैंने एक एंट्री ली है जो मैंने आपको बताई नहीं है इन्फोबीम में, क्यों, क्योंकि ये स्टॉक आज ही 9-10% चल चुका है। तो हो सकता है, देखो नीचे भी आ गया, वहीं आ गया आई थिंक जहाँ मैंने लिया था ऊपर जाके। तो मैंने इसलिए नहीं बताया, क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए मार्केट, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 4-5% का ही होगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप रिस्की ट्रेड्स में फंसो, इसलिए मैं जो ट्रेड कम रिस्की लगती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। FNO में आपके साथ शेयर नहीं करता, गोल्ड सिल्वर मैंने आपके साथ बहुत कम शेयर किया क्योंकि वो रिस्की ट्रेड्स थी। तो ये भी मैं डे एंड पे, इसमें मैंने 50% एंट्री ले चुका हूँ, 50% डे एंड पे जब लूँगा तब मैं आपको बिल्कुल शेयर करूँगा। ये इसमें भी अगर आप देख सकते हो, ये देखो ये कैंडल आपको बता देंगे, ये हाईएस्ट वॉल्यूम, और आज हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आ गई है इसके अंदर। इसका मतलब इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल्स या तो इंस्टीट्यूशंस पैसा मतलब डाल रहे हैं स्टॉक के अंदर, या फिर बड़े प्लेयर्स, बड़े जो ट्रेडर्स है वो एक्टिव है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है इस स्टॉक के अंदर। अगर आप देखो तो वॉल्यूम डेड, बिल्कुल डेड। यहाँ वॉल्यूम आई रिजल्ट के आसपास, डेड वॉल्यूम। और अभी देखो ये जो वॉल्यूम है ये निशानी है कि कुछ ना कुछ स्टॉक के अंदर होने वाला है। ठीक है, RVNL वॉल्यूम जो है वो आपकी सबसे बड़ा साथी होगा। ये देखो इस स्टॉक के अंदर आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये भी देखते हो ना, ये देखो क्लस्टर ऑफ वॉल्यूम्स, हाईएस्ट वॉल्यूम, फिर आए वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपको मैं GRSC दिखाऊँ, GRSC से क्लीन मैजडॉग था, MAZ। ठीक है, आपको चार्ट देखना ही नहीं, आप वॉल्यूम देखो बस, ये वॉल्यूम बता देगी आपको। क्योंकि जब बड़े प्लेयर
मार्केट में आएंगे तो वो सब कुछ छुपा सकते हैं, वो वॉल्यूम नहीं छुपा सकते। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे फेवर में जाती है, छोटे लोगों के रिटेल ट्रेडर्स के फेवर में जाएगी कि आपको वॉल्यूम से पता लग जाएगा। अभी अगर मैं मेरी वॉच लिस्ट की बात करूं तो वॉच लिस्ट के अंदर इन्फोबीम में अभी हाफ एंट्री हुई है। इसके अंदर भी मैंने एंट्री करी कल, बट मेरे अकाउंट में नहीं, जो और छोटे मोटे अकाउंट जो मैं मैनेज करता हूँ उसमें। ये देखो, इसको मैंने बाई किया था यहाँ पर, आई थिंक मैंने डाला था या नहीं डाला पता नहीं, बट मैंने यहाँ बेच दिया था क्योंकि ओवरऑल मार्केट यूएस की डील वगैरह के ना वो आने वाला था। हाँ, रिजल्ट, सॉरी, पता नहीं डील थी या क्या था, बट मैंने, हाँ डील ही होगी। यहाँ देखो बाई किया, बट आई थिंक उसी दिन या नेक्स्ट दिन मैंने इसको बेच दिया थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुक करके। बट ये भी देखो सेम दिखा रहा है, आईपीओ था ये, देखो आईपीओ स्टॉक था, एक लार्ज बेस बनाया, रिलेटिवली स्ट्रोंगर है पीएसयू बैंक से। और देखो कल की कैंडल ने भी वही बताया, और आज की कैंडल भी कितना अच्छा क्लोजिंग दे रही है। हालांकि इसमें एंट्री बहुत छोटे अकाउंट में थी, बट उसके बाद टीडी पावर अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम नहीं है। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि क्लस्टर्स ऑफ वॉल्यूम नहीं है। एक बार वॉल्यूम आती है स्टॉक ऊपर जाता है, एक बार वॉल्यूम आती है स्टॉक ऊपर जाता है, बट वो वॉल्यूम नहीं है जो इन्फोबीम के अंदर है। वॉल्यूम के हिसाब से इन्फोबीम बेस्ट है। उसके बाद बीएससी आज ही किसी ने पूछा था कि क्यों नहीं लिया, क्योंकि कल रिजल्ट थे, तो रिजल्ट के आसपास ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं होता। ये जितना ऊपर गया है इतना आज नीचे भी खुल सकता था, तो बीएससी मेरी लिस्ट में रहेगा। ये अगर यहाँ 2-3 दिन यहाँ वेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो बिल्कुल बीएससी खरीदने लायक है। उसके बाद एमटार हो गया, फोर्स हो गया, ये देखो ये भी अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है। देखो 2-3 वॉल्यूम आई यहाँ पर, देखो हाईएस्ट वॉल्यूम क्वार्टरली, हाईएस्ट वॉल्यूम ईयरली, तो ये भी देखने लायक है। स्टॉक के कैरेक्टर देखा करो कि देखो कैसे 5 डे मूविंग एवरेज और 10 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो स्टॉक 5 एंड 10 डे को ऐसे रेस्पेक्ट करते चलते हैं, वही बिग विनर्स निकल के आएंगे। इंडियन बैंक देखो, ठीक है, थोड़ा स्लो चलता है, बट अगर आप देखोगे कि पीएसयू बैंक में सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो ये रहता है, ठीक है, ऊपर गया। अभी कल भी एंट्री हो सकती थी, आप भी आज भी हो सकती है इसके अंदर एंट्री, बट ये क्या है, स्लो चलेगा थोड़ा। उसके बाद ये देखो आईपीओ नेम यहाँ से एक 17-18% का मूव दे चुका है, ठीक है, रिजल्ट भी आ चुके हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही है कि एक तो ये विक्स जो आ रही है, ये देखो ऊपर स्टॉक जा तो रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा, ठीक है। यूनियन बैंक ये सब, क्योंकि पीएसयू बैंक में हो सकता है कुछ धमाका हो सब में। देखो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब कहीं ना कहीं आई थिंक किसी का वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, या पर जिस दिन फटेंगे ये तो अच्छा ऊपर जाएंगे। ये भी देखो, ये भी लेने लायक हो सकता था कल, बट ये देखो ये एक वीक इतनी बड़ी है जो दिखाती है कि ऊपर सप्लाई आई है, ठीक है। उसके बाद जीएमडीसी एक अच्छा है स्टॉक, बट रिजल्ट आने वाले हैं तो इसको नहीं छेड़ना। इसने कल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो अभी इसमें एंट्री हो सकती है अगर कोई लेना चाहे तो। या तो स्टॉप लॉस आप डे लो रख लिया करो, नहीं तो जो एटीआर होता है स्टॉक का, ठीक है, एवरेज ट्रू रेंज, वो स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो आप। क्योंकि अगर आपने सही स्टॉक पकड़ा है, सही सेक्टर पकड़ा है, सही एनवायरनमेंट के अंदर आपने ट्रेड किया है, तो वो आपकी डायरेक्शन में चलेगा। आपने बाई किया है तो ऊपर चलना चाहिए। अगर वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाके अपनी डेली की जो रेंज है वहाँ तक पहुँच जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। तो आप इसका स्टॉप लॉस, अगर आप यहाँ एंट्री करते हो तो 3% का स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हो, नहीं तो आप ये जो कल के डे का लो है ये भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद ये देखो, ये भी अच्छा लग रहा है, महिंद्रा ने इसको एक्वायर किया था, उसके बाद अच्छा खासा स्टॉक ने मूव किया। कैरेक्टर को देखा करो, स्टॉक के कैरेक्टर क्या है, स्टॉक ने पीछे क्या किया है, देखो 130%। उसके बाद जब यहाँ से चला तो भी अच्छा खासा, ये देखा करो, ये 5 एंड 10 के टच करके ऊपर चल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम भी आ रही है, यहाँ भी अच्छी खासी वॉल्यूम आई थी, और यहाँ भी जो वॉल्यूम है देखो बिल्कुल डेड वॉल्यूम का ग्राफ बढ़ गया, तो इसको भी रखने लायक है। अगर ये देखो यहाँ पर आकर 2-3 दिन वेट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो हम इसको भी ले सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हो गया कंपनी की, एकदम से काया पलट हो जाती है अगर कंपनी को कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर लेती है। तो इसमें दिक्कत यही है, देखो विक्स है बहुत सारी, कोई क्लीन सेटअप नहीं है,
ठीक है। उसके बाद रेन, रेन अगर देखते हैं तो रेन में बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं, बट इसमें वॉल्यूम अच्छी आ रही है, 2 क्वार्टर से रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, तो देखते हैं कुछ बहुत ही अच्छी एंट्री देगा तो हम ले सकते हैं इसमें। अवंती फीड बहुत अच्छा सेटअप है, और आई थिंक यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट करती है ये, बट इसका रिजल्ट आने वाला है तो इस चक्कर में इसको भी नहीं दे सकते। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीएसयू के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो और तो इनमें कुछ खास हो नहीं रहा। और इस सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट अगर हम देखें तो ये देखो, इसमें वेट करेंगे कि बेस बने। देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। यहाँ वॉल्यूम आई, जब भागा ओवरऑल मार्केट डाउन गया, नीचे आया, यहाँ फिर वॉल्यूम आ रही है। इसका मतलब इसको हम अपनी जो अभी प्राइमरी लिस्ट के अंदर है उसको उसमें डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने ऐसे ऐड कर लिया। वॉल्यूम नहीं है, देखो लिक्विडिटी नहीं है बिल्कुल भी, छोटे कैंडल आपको कुछ नहीं देगी, ठीक है। शेडो फॉक्स देखो वीक आगे, फिर कोई काम की नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बहुत सिलेक्टिव रहते हैं चीज़ों को लेकर कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो आपको स्टॉक जब आप पिक करते हो तो आपको ऐसे ही रहना है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो लग रहा है उसके ऊपर। तो छोटी सी भी गलती दिखे उसको रिजेक्ट कर दो कि नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये देखो ये भी ठीक है, बट इसमें देखो इतनी अच्छी वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम कभी कभी आती है, रिजल्ट वगैरह आता है, तो कोई वॉल्यूम खास नहीं है। और स्टॉक का कैरेक्टर भी अगर आप देखते हो तो सिर्फ इसको अगर हम छोड़ दें, तो उसके बाद देखो चोपी कैरेक्टर है। कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि यार मतलब ब्रेकआउट आया और भग गया। देखो कैरेक्टर आपको दिख रहा है। एक ये कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के स्टॉक चाहिए हमें जो 10 and 5 डे मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करते चले। यहाँ देखो ऐसे पीछे अगर आप जाते हैं तो भी देखो कैसे बहुत चोपी। बट यही है कि पूरे दिन क्या ही करें, काम ही यही है, तो कर लिया ऐड इसको भी, ठीक है। ये ठीक लग रहा है, बट अभी देखते हैं कि कैसा बिहेव शो करता है ये, ठीक है। यहाँ तो ये भी चोपी था, बट हो सकता है अभी क्योंकि नया आईपीओ ब्रेकआउट है तो हो सकता है ठीक अगर शो करता है। मान लीजिए यहाँ से एक और कैंडल बनाई, एक और बढ़िया कैंडल बना के फिर 1-2 दिन 3-4 दिन बेस बिल्ड करता है तो इसमें भी एंट्री हो सकती है। उसके बाद ये भी देखो ठीक है, ठीक है। यहाँ से अगर जब इसने चला था तो ठीक है, ये मतलब इतना चोपी नहीं है। देखो ये मूव दे रहा है, यहाँ से मान लीजिए आपने यहाँ कहीं एंट्री करी होती तो 10-12-13% का मूव देता, तो ठीक लग रहा है ये, ठीक है। वॉल्यूम भी इसमें देखो अपनी जो आईपीओ लिस्टिंग के वॉल्यूम के आसपास भी अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही है इसमें, तो ये ठीक लग रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एसजी मार्ट अगेन आईपीओ, ठीक है। देखते हैं इसको, मतलब स्टॉक जब आप लेते हो तो आप स्टॉक को बोला करो। जैसे मान लीजिए आप किसी मतलब इसको ऐसे ही समझो ना कि आप किसी घोड़े पे बैठ कर रहे हो या आईपीएल में किसी प्लेयर पे बैठ कर रहे हो कि यार मेरे को प्रूव करके तो दिखाओ। मान लीजिए आईपीएल में अगर आपको कोई भी रैंडम आदमी, कोई भी रैंडम प्लेयर आके कह देता है कि यार मेरे को ऊपर मेरे को खरीद लो आप, तो आप कहोगे कि यार तेरी हिस्ट्री तो बता, तूने क्या खेला, कितने रन बनाए, क्या तेरा क्या था क्या नहीं। तो उसी वे में स्टॉक से भी आप ये करा करो कि अगर देखो लेने वाले ने यहाँ भी लिया होगा इस कैंडल पे भी, बट इसने अभी प्रूव ही नहीं किया कि यार मैं मेरा कैरेक्टर क्या है। हो सकता है ये ऐसे चोपी 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 करके चलता रहे, और हो सकता है ये एकदम क्लीन भागता रहे। तो एक रुक जाओ, आप स्टॉक को प्रूव करने दो आप अपना कैरेक्टर कि मैं फास्ट मूव करता हूँ या मैं चोपी मूव करता हूँ। तो अगर चोपी मूव होता है तो आप निकल जाओ, ठीक है। आप लो ही मत, लेंस कार्ड देख लो, ठीक है। लिस्टिंग के बाद ये देखो मतलब कोई वो नहीं है। उसके बाद ये देखो, ये भी इसका कैरेक्टर भी ऐसा ही है, चोपी काइंड ऑफ। बट देखते हैं अगर ये जो मूव आया है ये ठीक आया है। देखो ये यहाँ से और यहाँ तक का 15-17% का क्लीन मूव आया है। इसके बाद देखते हैं कि बेस कैसे बनाता है। बेस के भी मतलब डिफरेंट टाइप होते हैं। क्लीन बेस होता है, एक ऐसा ही बेस होता है कि मतलब चोपी सा, तो नहीं लेंगे हम, देखने में क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। ये देखो मतलब कुछ खास अच्छा है नहीं यहाँ के। ये देखो ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। ये हालांकि अच्छा इसने यहाँ से जब गया है, बट अभी देखते हैं, इसको प्रूव करने दो खुद को। अच्छा सेटअप प्रूव होगा तो ज़रूर लेंगे। उसके बाद एस सी आई देखते हैं अभी ऊपर निकल के आउट ऑफ द बेस, मतलब यहाँ से ऊपर निकल के क्या करता है क्या नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेडेबल हैं, बट ऐसे ही क्योंकि मुझे तो मतलब मेरा तो काम यही है पूरे दिन, तो ये ऐड हो रखे हैं, कर रखे हैं। और आप लिस्ट जो है मैं शेयर कर दूंगा अगर आपको स्टडी करने हैं तो। देखो ये आईपीओ लिस्ट है, आईपीओ आपको ट्रैक करने हैं, ठीक है। बिग बेस, ये 2 ही स्टॉक कल मैं ऐड कर रहा था। उसके बाद देखो डिफेंस, ईपीएस, देखो
एक ये आपको EPS का मोर देन 50% YOY ग्रोथ का एक आपके पास स्कैनर होना चाहिए। एक ये हाई RS रेटिंग का, ठीक है, कि कौन से स्टॉक हैं वो टॉप 80% के अंदर है रिलेटिवली स्ट्रेंथ, मतलब टॉप 20% के अंदर है इंडेक्स के जो रिलेटिव स्ट्रेंथ में टॉप 20%, वो स्टॉक आपको देखने हैं। उसके बाद आपको देखने EPS स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद IPO आपकी एक मतलब वॉच लिस्ट होनी चाहिए, EPS की होनी चाहिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ की होनी चाहिए, IPO की होनी चाहिए। उसके बाद एक होनी चाहिए कि आप रेगुलरली जाकर देखोगे कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया लास्ट 6 मंथ के अंदर। उनमें फिर देखोगे कोई स्टॉक आपको 100% मिल जाएगा, कोई 50% मिल जाएगा, उनको भी फिर ऐड करोगे। फिर आप देखोगे कि ऊपर तो चले गए, इसका मतलब कि उन्होंने शो तो कर दिया कि यार कुछ ना कुछ तो उसके अंदर अच्छा है। मान लीजिए 10 रुपये से 20 चला गया, इसका मतलब है कुछ ना कुछ स्टॉक के अंदर अच्छा है। तो हम वेट करेंगे कहीं बेस मिल जाए, हमें अच्छी एंट्री मिल जाए तो, ठीक है। उसके बाद ये रिसर्च के लिए अगर आप चाहें तो ग्रुप में डाल भी रखा है मैंने, ठीक है। इनमें आप देखेंगे कि प्रीवियस जब विनर्स थे उन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो किया। उसके बाद देखो 2012, 13, 14, 15 सारी है मेरे पास 2011 से 2025 तक, ठीक है। उसके बाद देखो अपने लॉस ट्रेड्स को भी रखना है, ठीक है, लॉस ट्रेड, ठीक है, ताकि आप जाकर दोबारा रिविजिट करो तो आपको पता लगे कि आपने क्या गलतियाँ की। मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपने मैंने रख रखी है कि भाई जो स्टॉक मेरे से मिस हुए, क्यों मिस हुए, वहाँ मैं लिख के रखता हूँ कि भाई ये उस कारण से मिस हुए। ये मेरी बेस्ट ट्रेड्स हैं, ये भी रखता हूँ कि इनमें ऐसा अच्छा क्या था कि ये मेरी बेस्ट हुई, ठीक है। फिर एक मेरी सारी ट्रेड्स कि भाई ये मेरी सारी ट्रेड थी। उसके बाद निफ्टी के सारे स्टॉक्स मेरे पास ये हैं और सेक्टर वगैरह। तो ऐसे आपको एक तरीके से पूरा लिस्ट बना के रखनी होती है। ऐसा नहीं कि आप उठे रैंडमली कुछ भी देख लिया उसको ट्रेड कर लिया। तो ये दोनों लिस्ट मैंने शेयर कर दी है। अगर आपको कुछ और भी लिस्ट चाहिए उनमें से तो आप मेरे को बोल दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगा। तो ये अभी देखते हैं जो अभी एंट्री ली है वो कैसा परफॉर्म करती है। अभी मेरी फोर्स मोटर्स और अपना एमटार, ठीक है, ये तो रिस्क फ्री हो गए। करूर मैंने बेच दिया, ठीक है। तो अभी ओपन रिस्क मेरा सिर्फ इसके अंदर है, वो भी मैंने हाफ पोजीशन ली है, हाफ अभी लूँगा डे एंड पे। तो इसमें भी बनाऊँगा मैं 0.25 बना लूँगा, लाइक 1/4, या हो सकता है 0.3 मतलब 1/3 बना लूँ या 1/4 बना लूँ, ठीक है। तो देखूँगा अभी इसमें वॉल्यूम मेरे को इतनी अच्छी दिख रही है तो हो सकता है मैं अपनी जो 1% का मेरा हाईएस्ट रिस्क रहता है पर ट्रेड, अभी मैं चल रहा हूँ 0.2% लेके, मतलब 1/5 उसका। इसमें हो सकता है वॉल्यूम वगैरह देख के मैं 1/3 चला जाऊँ, क्योंकि प्रीवियस मेरी 2 ट्रेड से उनमें से प्रॉफिट आएगा। तो नेट टू नेट अगर इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं मतलब नेट टू नेट कहीं ना कहीं जीरो या कुछ ना कुछ पैसे बना के लेके जाऊँगा। तो उस वे में इसमें हो सकता है मैं थोड़ा हैवी चला जाऊँ, तो वो डे एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस वगैरह हो, आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोज़ आए तो मतलब इंटरेक्ट की, आप कोई इंटरेक्ट ही नहीं करता तो फिर मेरे को भी यही रहता है कि भाई मैं ही क्यों आगे से ज्ञान दूँ जब कोई मतलब मांग ही नहीं रहा। तो अगर आपको कुछ, क्योंकि मेरा 9 to 5 यही रहता है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ और 24/7 मेरे पास यही है, ठीक है। मैं यही करता रहता हूँ। और तो अगर आप चाहते हो कि भाई कुछ आप मतलब कुछ भी आपको पूछना हो या कुछ और जानना हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स मतलब मैसेज डाल दीजिएगा। मेरे को आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हो अगर आपकी कुछ क्वेरी वगैरह हो तो। चलिए, बाय।